साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम प्रैक्टिस सेट के रूप में यह पूरी एक बुक आधुनिक काल की सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रयोगवादी धारा को शुरू करेंगे। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी पुस्तकें कौन सी हैं, पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न प्रयोगवाद से संबंधित पूछे गए हैं, इसको आज की कक्षा में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न प्रगतिवादी विचारधारा के रह गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम प्रयोगवाद को आज की कक्षा से एक नए टॉपिक के साथ आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? हम सभी जानते हैं, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। इसकी व्याख्या नहीं पढ़ूंगी क्योंकि रिपीटेड है, कल के और परसों के पेपर में यह रिपीट हुआ था। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी नहीं है? युग की धारा, क्योंकि युग की धारा नागार्जुन की है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस काव्य धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यह प्रगतिवाद के कवि हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? प्रगतिवाद सही उत्तर है। इन सब की व्याख्या मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, इसलिए पुनः आपको नहीं बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था। यही गलत है, क्योंकि प्रगतिवाद का संबंध व्यक्ति से न होकर समाज से है। सामाजिकता आग्रह विशेषता है। ऑप्शन सी, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, यह भी है। और जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, यह भी प्रगतिवाद की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाद प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद समाज की बात करता है। आगे देखते हैं, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देखते हैं। बाकी तीनों जो कवि अन्य कवि हैं, निराला, पंत और प्रसाद, इनको छायावाद के अंतर्गत बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नए विद्यार्थी जो चैनल से जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि भारतेंदु युग से लेकर अब तक जितने भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगति युग की सभी ये जो प्रैक्टिस सेट है, क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट इसी चैनल का जो दूसरा भाग है, हिंदी बुकशाला चैनल, वहां मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं, तो आप वहां भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हरिनाम। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद, जिसे आप समाजवाद भी कह सकते हैं। किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो नागार्जुन को माना जाता है। देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, इनमें से छांटना है। तो केदारनाथ अग्रवाल भी हैं और केदारनाथ सिंह भी हैं, तो इन दोनों को ही माना जाता है। यहाँ ऑप्शन में केदारनाथ सिंह है। केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह दोनों अलग अलग कवि हैं, ध्यान रखिएगा आप। केदारनाथ अग्रवाल की फेमस रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ सिंह की देख लेते हैं। इन्हें सन 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और 2018 को इनका निधन हो गया। तो धर्मवीर भारती, अज्ञे और हरिवंश राय बच्चन में से और केदारनाथ सिंह में से केदारनाथ मार्क्सवादी धारा के कवि हैं। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो रामदरश मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। रामदरश मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन का है। युग की गंगा किसकी रचना है? तो युग की गंगा आपको कई बार मैंने बताई है, बार बार आपको रटवाइए, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। बच्चों शोर नहीं करो। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? नागार्जुन नहीं है। इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको करवाया, क्योंकि सबकी व्याख्या हम 2-3 बार पूर्व के प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। अब आज से हम प्रारंभ करेंगे प्रयोगवाद
नकेनवाद और प्रपद्यवाद। नकेनवाद प्रपद्यवाद एक छोटी सी विचारधारा चली जिसमें नकेनवाद जो शब्द है, नकेन शब्द 3 कवियों के नामों का जो प्रथम अक्षर है उसे लेकर ये बना है। आगे इसकी व्याख्या भी आएगी तो तब देखेंगे। इससे सभी संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या राज्य स्तर से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो, भारतवर्ष के सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये समान रूप से उपयोगी हैं। यूपीपीएससी जीडीएस प्रवक्ता भर्ती वाला जो पेपर है 2021 का, उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न वहीं से लिया हुआ है। किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? देखिए, प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है, प्रयोगवाद का प्रारंभ किया था, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक थे, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे अज्ञेय। अज्ञेय ने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया। एक्चुअली क्या है कि बच्चे शोर कर रहे थे तो 1 मिनट में रुकूंगी, फिर जो भी सामान उठाया ना टेबल पे से उसे रख दो और मेरा वीडियो खराब मत करवा। नीचे चले जाओ। बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए अब आपकी। एक्चुअली कितना भी कोशिश करो, जब तक बच्चों को स्पेशली नहीं कहो ना, मानते नहीं है, चाहे कितना भी इनको इशारों से समझाओ। और जब भी वीडियो बनाते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। प्रयोगवाद के अंतर्गत अज्ञेय ने 4 तार सप्तक प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। उनमें सभी में 7 कवियों की रचनाओं को लिया। लेकिन जो प्रथम तार सप्तक था, जिसे हम खाली तार सप्तक कहते हैं, प्रथम तार सप्तक नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? तार सप्तक। तो जो तार सप्तक था उस प्रथम तार सप्तक में कोई भी कवयित्री नहीं ली गई थी। ठीक है, बाकी के जो थे उनमें एक या एक से ज़्यादा भी कवयित्री रही हैं। तो आप जब परीक्षा के लिए तैयार करें नोट्स, तो अज्ञेय ने के 4 तार सप्तकों को किस किस डेट में प्रकाशित किया गया, वो सन, और प्रत्येक तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित था, प्रथम में कौन सा था, द्वितीय में कौन सा था, ये आपको याद करने। जैसे अष्टछाप के आपको याद करने होते हैं ना भक्ति काल में, कि बलवाचार्य के कौन से हैं और विट्ठलनाथ के कौन से हैं, वैसे ही आप तार सप्तक को भी याद करिए। किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक यानी प्रथम वाले में 7 कवि थे। रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध नेमीचंद्र जैन। और तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को अज्ञेय ने राहों के अन्वेषी कहा है। आगे देखते हैं। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो कुंवर नारायण का यह कथन है। कुंवर नारायण कहते हैं कि मेरे लिए कविता कोई ये नहीं है कि भावुकता में आके और आप हाय हाय से मतलब करुण, वो नहीं है, बल्कि एक मार्मिक अभिव्यक्ति है, यथार्थ के प्रति मार्मिक अभिव्यक्ति है। अब कुंवर नारायण के काव्य संग्रह देख लेते हैं। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों 2002 में लिखा था। आत्मजयी इनका सबसे ज़्यादा फेमस है, जो 1965 में लिखा था। वाजश्रवा के बहाने 2008 में लिखा इनके द्वारा प्रबंध काव्य है। तो ये वाजश्रवा के बहाने यह भी पूछा जाता है, और आत्मजयी तो बारंबार कुंवर नारायण, और आत्मजयी तो रट लीजिए आप, बार बार पूछे ही जाते हैं। आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष 1965 में है। सबसे पहले इनका 56 में कौन सा आया? चक्रव्यूह। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे, ये आपका उत्तराखंड वाला जो लेक्चरशिप का पेपर हुआ है उसमें आया है। तो नकेनवाद के प्रवर्तक थे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अब आगे देख लेते हैं सन 1952 में, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवादी प्रयोग को साधन मानते हैं। प्रयोगवादियों का तो अंतिम लक्ष्य ये था कि हमें ऐसी ही कविता लिखनी, लेकिन ये कहते थे कि नए नए प्रयोगों तो करने चाहिए, पर अंतिम लक्ष्य कविता का प्रयोग करना ही, नए प्रयोग करना मात्र नहीं रहना चाहिए, ऐसा ये प्रपद्यवादी मानते थे। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञेय को। साहिबा इसकी ट्रिक बताई थी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन इनका पूरा नाम है, इनको ये मानते हैं।
प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। 7 कवि हैं प्रत्येक तार सप्तक में। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचना शीर्षक निबंध में किया। और क्या कह दिया, सबसे पहले तो प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग भी किया और फिर क्या कह दिया कि प्रयोगवाद क्या, बैठे ठाले का धंधा। ये परीक्षा में बार बार परिभाषा पूछी जाती है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। रघुवीर सहाय ने कहा है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोगवाद क्या है, कलात्मक अनुभव का क्षण है। आत्मजयी किसकी रचना है, तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण तीसरा सप्तक 1959 में संकलित प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। प्रबंध काव्य इनके 2 हैं। आत्मजयी 65 में लिखा और बाजरेश्वर के बहाने 2008 में लिखा। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। हरिघास पर क्षण भर किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना। इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 में तथा अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 में प्रकाशित हुआ। इसके बीच वाले अब देख लेते हैं। इनकी रचनाओं के, अज्ञे की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि नेट का पेपर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रमानुसार लगाने वालों में इसको पूछ लिया जाता है। अज्ञे के प्रमुख काव्य संग्रह हैं चिंता 1942, इत्य अलम 1946, हरिघास पर क्षण भर 49, बावरा अहेरी 54, इंद्रधनुष रौंधे हुए ये 57, अरियो करुणा प्रभामयी 59, आंगन के पार द्वार 61, पूर्वा 65, कितनी नावों में कितनी बार 67 क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73 और महावृक्ष के नीचे 1977। ये रचनाएं बहुत लिखा है इन्होंने, बहुत उत्कृष्ट लिखा है। अब आप सभी के सिलेबस में प्रमुखता से एक कविता लगी होती है अज्ञे की, वो है असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा कविता मूलतः आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संग्रहित है और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपके सिलेबस में है, अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो उसको आप प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैं आपके लिए बहुत कुछ पूर्व में करवा चुकी हूँ। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल काफ़ी पुराना है तो बहुत कुछ करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बार बार आग्रह करने पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में तो पूछते हो क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, लेकिन जब मैं बता रही हूँ तो आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। आप शॉर्टकट के चक्कर में हो कि कोई उसका मूल प्रतिपाद्य बता दे। तो असाध्य वीणा से जो प्रश्न बनते हैं उनको भी मैंने करवाया है, उस कविता में बताया है आपको। और असाध्य वीणा पूरी कविता, जितनी भी रचनाएं आपके सिलेबस में उन्हें एक बार तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में चाहे आप उनके शॉर्ट वीडियोस देख लें। तो असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव क्या है, अहम का विसर्जन। वीणा को कौन साथ जाता है, इस जीवन रूपी वीणा को कौन साथ पाएगा, जो अपने अहम का त्याग कर देगा। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, अज्ञे हैं। ये अज्ञे की ये पंक्तियां हैं। अब ये उत्तराखंड वाले में पूछी हुई है। तो अब ये अन्य कवियों की दी हुई है, पर जरूरी नहीं है कि ये ही पूछ लिया जाए। खैर फिर भी देख लेते हैं। भागकर अकेलेपन में अपने तुम में मैं गया, श्रीकांत वर्मा। धर्मवीर भारती की इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं। कुंवर नारायण ये कह रहे हैं। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत, चिंता, इत्य अलम, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अब उत्तराखंड वाले में और यूपी टीजीटी में पूछ रहे हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो ये एमए के स्तर पर लगा ही रहता है। तो इसके हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जो काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, इसकी फेमस रचना है ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती। तीनों चैनल पे उपलब्ध हैं। आप लोगों के सिलेबस में जो भी हो उसको आप कर लीजिएगा। मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह, एक तो चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरी भूरी भूरी खाक धूल।
और भूरी भूरी खाक धूल और हरी घास पर क्षणभर, वो दोनों अलग है। हरी घास पर क्षणभर अज्ञे की है, भूरी भूरी खाक धूल इनकी है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोगता कौन है? ये इसमें तो पूछा ही गया, उत्तराखंड वाले में तो पूछा ही गया है, यूपी पीजीटी 2005 में भी पूछा गया और नेट में भी पूछा हुआ है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोगता कौन है? माधव, गजानन माधव मुक्ति बोध। रामस्वरूप चतुर्वेदी इनके विषय में लिख रहे हैं कि मुक्ति बोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक सा लगता है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से किसका कथन है? तो यह अज्ञे का कथन है। अज्ञे कह रहे हैं कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। तो ये बड़ा कठिन थोड़ा सा इनकी शब्दावली हो जाती है, तो ये अज्ञे कह रहे हैं। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेंसियों का आकार ग्रहण करती है? तो जब फैंटेंसी की बात होती है तो मुक्ति बोध का नाम आता है। और फिर अगर आप इनकी अंधेरे में या ब्रह्म राक्षस कविताएं पढ़ सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जो इनके बारे में कह रहे हैं ना, स्केच सा बिल्कुल वैसा ही इनका काव्य है। जन्म 17 में हुआ, मृत्यु 64 में हो गई। तार सप्तक के पहले कवि थे। इनका स्वतंत्र काव्य संग्रह जीवन काल में तो प्रकाशित नहीं हो पाया, बाद में इनका हुआ और काफ़ी इनको सम्मान मिला, पर पूरे जीवन तो मिला नहीं, मरने के बाद मिला तो क्या मिला। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाले रामदास के रचयिता कौन थे? रघुवीर सहाय। तो ये इनकी थी सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, प्रमुख कविता संग्रह। रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह लिखने का कारण इनका निबंध संग्रह, पहली कविता अंत का आरंभ। आगे की नदी की द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? नदी समाज का प्रतीक है और द्वीप क्या है? व्यक्ति का प्रतीक है। देखिए, आंगन के पार द्वार 61 के लिए इन्हें 64 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कितनी नावों में कितनी बार 1967 कविता संग्रह के लिए 78 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे को मिला हुआ है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हैं। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? प्रयोगवादी युग से। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे की नहीं है? तो ये साये में धूप नहीं है, क्योंकि ये दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह 1975 में लिखा था। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है, यह असंगत है। बाकी यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है, सही है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा हुआ सही उत्तर है इसका पहला, कि प्रयोगवाद का मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है, ये असंगत है। क्योंकि प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया, जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसी कारण इस काव्य को प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा दी गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं अहमवादी व्यक्तित्ववाद, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, निराशावाद, सामान्य विषयों को महत्व। तो ये सब प्रयोगवाद की विशेषताएं। आरपीएससी में प्रयोगवाद से 4-5 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, तो और DSSB वाले, तो इनको देखेंगे कल की कक्षा में। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप इतने प्रश्न करिए, पूर्व के आप प्लेलिस्ट से चेक करिए। मिलती हूँ आपसे पुनः बुकशाला चैनल पर। भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा को आज प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।